नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा एक शब्द कहने से ही आपके समझ में आ जाएगा। वह शब्द है हमला। हमला एक ऐसा शब्द जिससे युद्ध का मंजर सामने दिखने लगता है। भयावह मौतें, रक्त से पटी जमीन, चीखते चिल्लाते लोग, नष्ट होते शहर और सभ्यताएं सब एक साथ नजर आने लगती हैं। अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इच्छा, दुश्मन को धूल चटाने की चाहत, सब इस एक शब्द में नजर आ जाते हैं। प्राचीन काल हो या मध्यकाल, सब कालखंडों में हमला शब्द अपने साथ रक्त रंजित इतिहास लेकर आता है, जिसमें भुजाओं की ताकत का प्रदर्शन होता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में ऐसा बहुत कम नजर आता है। आजकल ज़्यादातर युद्ध दिमाग से लड़े जाते हैं। शारीरिक ताकत का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। आजकल युद्ध के मैदान में बाद में उतरा जाता है, लेकिन उससे पहले दिमागी युद्ध चलता है और उसमें इस्तेमाल होने वाला अस्त्र शस्त्र होता है इसी मानव दिमाग से उपजा यंत्र। आजकल विश्व के अधिकांश देशों में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। चीन और भारत उसी का एक उदाहरण है। एक समय था जब भारत ने चीन को बड़े भाई का दर्जा दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, लेकिन उसी चीन ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा और भारत पर युद्ध थोपा। उस समय भारत कमजोर था, जल्द ही आजाद हुआ था और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। बजाय उसका सहयोग करने के चीन ने भारत पर हमला कर दिया। आज भी चीन को भारत आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से मजबूत रहे, भारत विकास में पीछे रहे, जिससे कि दक्षिण एशिया में उसकी धाक जमी रहे। इसलिए भारत को परेशान करने के तरीके खोजता रहता है। इसी तरीके में शामिल है साइबर हमला। यह हमला एक ऐसा हमला है जिसमें एक देश दूसरे देश पर हमला करता है। उससे मानव रक्त तो नहीं बहते, लेकिन दूसरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। चीन यही चाहता है, अपने देश में बैठकर भारत के कंप्यूटरों में सेंध लगाए, कभी जरूरी सुरक्षा दस्तावेज चुराने के लिए तो कभी किसी दवा का फार्मूला चुराने के लिए। अभी हाल की बात है, भारत ने अपने कोवैक्सीन लॉन्च की है। यह भारत की देसी वैक्सीन है। इस फार्मूले को चुराने के लिए चीनी हैकरों ने खूब प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। दूसरा साइबर हमला। पिछले साल मुंबई में ठप हुए बिजली के तार चीन के साइबर हमले से जुड़े हैं। इस बाबत 1 मार्च को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई में जो खराबी आई थी, उसके पीछे चीन से हुआ एक साइबर हमला था। अखबार ने यह दावा एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर किया था। खबर छपने के बाद महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक समाचार वार्ता में बताया कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और मुंबई पुलिस इस बारे में जांच शुरू कर दी है। अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी एक तरह से इस तरह के हमले की पुष्टि कर दी है। मंत्रालय ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बात को माना कि चीनी सरकार से समर्थन प्राप्त कुछ हैकरों ने भारत में कई ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया था। लेकिन मंत्रालय ने अपने बयान में मुंबई की पावर आउटेज का जिक्र नहीं किया और दावा किया कि उन हमलों को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने उन्हें नाकाम कर दिया था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने मंत्रालय को 12 फरवरी 2021 को बताया कि चीनी सरकार से समर्थन प्राप्त रेड एको नाम के एक चीनी समूह ने शैडो पैड नाम के मैलवेयर से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के रीजनल लोड डिस्पैच केंद्रों
और स्टेट लोड डिस्पैच केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मंत्रालय का दावा है कि कई तरह के कदम उठाकर इस खतरे को नाकाम कर दिया गया। देशमुख ने पत्रकारों को बताया कि इस हमले पर एक प्राथमिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के बिजली सिस्टम में 14 ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम पाए गए थे। जिस तारीख की बात की जा रही है उस दिन मुंबई में अचानक बिजली चले जाने से करोड़ों लोगों तक बिजली सप्लाई बंद हो गई थी। लोकल ट्रेनें ठप हो गई थीं, कॉलेजों की ऑनलाइन परीक्षाएं रुक गई थीं और मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी बाधित हुई थी। ग्रिड फेलियर का असर 12 घंटे तक रहा था। उस समय स्थानीय अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा कुछ तकनीकी कारणों से हुआ है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए थे। आरोपों पर आपत्ति जाहिर करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चीन साइबर सुरक्षा का एक प्रबल समर्थक है और हर तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है। प्रवक्ता ने कहा कि बिना किसी सबूत के किसी पर इस तरह के आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इस घटना से चीन से होने वाले साइबर हमलों का एक नया मोर्चा खुल गया है और भारत को अब इस मोर्चे पर भी बेहद सजग रहने की जरूरत है। खैर, भारत में साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीती तिमाही के दौरान ऐसी घटनाएं 22% बढ़ी हैं। जिस ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बेहद सुरक्षित माना जाता था, वही साइबर अपराधियों के सबसे बड़े हथियार के तौर पर उभर रही है। लगातार बढ़ते साइबर हमलों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार एक साइबर सुरक्षा नीति का ऐलान करने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर मिनट 1852 साइबर हमले हुए। इससे प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। अभी हमने आपसे ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बातें की। इससे पहले हम आगे की बात बताएं, इन दोनों के बारे में जानते हैं। ब्लॉकचेन वितरित डाटा बेस होता है। इसमें लगातार कई रिकॉर्ड्स को संधारित किया जाता है जिन्हें ब्लॉक कहते हैं। इसमें प्रत्येक ब्लॉक अपने पूर्व के ब्लॉक से लिंक रहता है। इस तकनीकी में हजारों कंप्यूटर पर इनक्रिप्ट अथवा गुप्त रूप से डाटा सुरक्षित रहता है। इसे पब्लिक लेजर भी कहते हैं। इसे हैक करने के लिए सभी हजारों कंप्यूटर में एक साथ साइबर अटैक करना होगा, जो कि नामुमकिन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। नेटवर्किंग को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह किस तरह की नेटवर्किंग है। इस नेटवर्किंग में आपके उपयोग के सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यह टेक्नोलॉजी बेहद उपयोगी और कारगर है। टेक्नोलॉजी ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया है, यह तो सभी जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी भी वही करती है। इसे आसान भाषा में एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आपका एक डिवाइस आपके घर, किचन आदि में मौजूद अन्य डिवाइसेस को कमांड देता है। इस तरह से एक डिवाइस को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेस से अपने अनुसार कुछ भी कार्य करवाया जा सकता है। आशा है आप इन दोनों को बेहतर रूप से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं चुनौतियों के बारे में। इंडियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्च और सॉफ्टवेयर फर्म क्विक हिल की ओर से हाल ही में इस क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों से देश के चारों महानगरों में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। चारों जो महानगर हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसमें देश की वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता का स्थान आता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में साइबर अटैक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ष 2018 में पूरी दुनिया में हुए लगभग 20 लाख साइबर हमलों में 3,222 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साइबर अपराधी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को
सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं। भारत में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी न किसी तरीके से सैकड़ों लोगों के खाते से साइबर हमले के जरिए लाखों की रकम निकाली जाती है। ऐसे ज़्यादातर मामलों में डूबी हुई रकम वापस नहीं मिल पाती। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके तहत लोगों को सलाह दी जाती है कि वह अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, पिन, CVV और वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताएं। बावजूद इसके लाखों लोग हैकरों के जाल में फंस जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर आमतौर पर साइबर हमलों के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा हमले ट्रोजन वायरस के जरिए किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रोजन वायरस के जरिए सबसे ज़्यादा हमले किए जाते हैं। एक बार और मैं बताना चाहूँगा, ट्रोजन वायरस के जरिए सबसे ज़्यादा हमले किए जाते हैं। इसके अलावा स्टैंड एलोन और इन्फेक्टर्स यानी रिमोट सर्वर के जरिए किसी कंप्यूटर सिस्टम में वायरस डालकर उसके आंकड़े चुरा लिए जाते हैं। साइबर विशेषज्ञों ने कहा है कि हैकर अब रैंसमवेयर का भी इस्तेमाल या सहारा ले रहे हैं। इसके जरिए हर 14 मिनट में एक कंप्यूटर को निशाना बनाया जाता है। वित्तीय कंपनियों पर लगभग 60% हमले इसी के जरिए हो रहे हैं। वर्ष 2018 में इसके जरिए हुए हमलों में पूरी दुनिया में $6 अरब का नुकसान हुआ था। इससे पहले रूसी साइबर सुरक्षा फर्म कास्परस्की ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में कहा था कि कश्मीर घाटी में धारा 370 और 35A के रद्द होने के बाद भारतीय संस्थानों पर साइबर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं और देश को आंतरिक सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में साइबर हमलों के मामले में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और ब्लॉकचेन हैकरों के लिए सबसे बड़े हथियार के तौर पर उभरे हैं। बीती तिमाही के दौरान देश के विभिन्न शहरों में होने वाले 33,000 से ज़्यादा साइबर हमलों में 500 में से तो बेहद आधुनिकतम तकनीक का सहारा लिया गया था। बीते दिनों सलाहकार फर्म अर्नेस्ट एंड यंग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साइबर अपराधी अवैध लेन देन के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनको पकड़ना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसमें कहा गया था कि हैकरों और साइबर अपराधियों में ब्लॉकचेन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन आखिर कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी को अपराध में इस्तेमाल होने से कैसे रोका जा सकता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।